Good morning, students. So our French Revolution chapter was going on. So let's start our chapter. Okay, and we have covered up to that is France abolishes monarchy and becomes a republic. So in our previous lecture we had discussed about that the Jacobin club member, that is Robespierre. Okay, he became a leader of France at that time. Okay, and he beheaded the France King Louis XVI. Okay, and after that he established a republic. Okay, and you know what is republic? Republic is that country in which the head of that country is not a hereditary one. Okay, there is a man who is elected by the common people of that country. Okay, so Jacobin club member, that is Robespierre, became the leader of the France, and after that we have studied about that Jacobin started an insurrection or revolt against the प्रूशिया पीपल एंड ऑस्ट्रिया. हमने पढ़ा था कि जो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर जो थे, क्या नाम था उनका, रॉबेस्पायर जिनका नाम था, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया कंट्री जो थी, जो फ्रांस के लुइस 16 जो थे उनके साथ में फ्रांस के पीपल के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ रही थी, उनके खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया. ओके, एंड देन फिर उन्होंने क्या करा, जैकोबिन जो थे, रॉबेस्पायर जैकोबिन क्लब के मेंबर, उन्होंने उनके खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया. और जितने भी देशद्रोही थे, देशद्रोही मतलब जो जैकोबिन क्लब जो रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गया था फ्रांस में, उसके खिलाफ जो हैं उन्हें देशद्रोही के नाम पर उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार करने लगे थे. ठीक है, द रीन ऑफ टेरर. अब हम पढ़ेंगे कि रीन ऑफ टेरर, टेरर मतलब आतंक का समय. ठीक है, आतंक का शासन. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज अ रीन ऑफ टेरर. 93 से 94 मतलब 1793 से 94 एक साल का जो टाइम था, ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा आतंक हुआ. आतंक मतलब वायलेंस हो रहा था, हिंसा हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहे थे. इसलिए इस टाइम को क्या बोलते हैं, रीन ऑफ टेरर कहते हैं हम. रॉबेस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. उन्होंने क्या करा, रॉबेस्पायर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देना शुरू कर दिया. बहुत ही सेवर मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, बहुत ही सेवर मतलब बहुत ही निर्दयी तरीके से लोगों को मारा जाने लगा उनके शासन में. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles, clergymen, members of other political party, even the member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. ठीक है, ऐसा कोई भी होता था. ज़्यादातर जो किंग के नोबल्स होते थे, जो पहले काफ़ी हाई पोजीशन थी, तो उन्हें ये फ्रांस में जो रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई थी, तो वो वैसी भी पसंद नहीं आ रही थी. तो वो अगर कुछ भी करते थे ऐसा गलत, तो रॉबेस्पायर क्या करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सेवर पनिशमेंट दे देते थे. ओके, और ज़्यादातर कभी कभी तो उन्हें गिलेटिन कर दिया जाता. गिलेटिन मतलब क्या होता था कि सर को कटवा दिया जाता था उस मशीन से. एक मशीन होती थी गिलेटिन, ऐसी होती थी. इसमें आपने शायद देखा होगा टीवी में, हाँ, यहाँ सर पर सर रखना पड़ता था और फिर ऊपर से वो एक तेज़ धार वाली चीज़ से सर को काट दिया करते थे. तो यही था, गुलेटिन कर दिया जाता था. रॉबेस्पायर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेज. Meat and bread was rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it to prices fixed by the government. अब रॉबेस्पायर ने क्या कर दिया था, जो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने कि जो प्राइजेस थी
प्राइजेस मतलब ब्रेड की, जो भी वेजिटेबल्स हैं, मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, उनकी प्राइस फिक्स कर दी थी कि इस चीज़ को आप इतने ही पैसे में बेचोगे। सब फार्मर्स को ये बोल दिया गया था कि आपको इस ही कीमत में इसे बेचना है, ठीक है। सो बहुत सारे पीजेंट्स को शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामान 5 रुपये का है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे कर दिया कि ये 3 रुपये में ही बिकेगा, ठीक है। सो जो इंसान जिसे 5 रुपये की वो चीज़ पड़ रही है, हाँ, और उसे लेकिन वो बेचना 3 रुपये में पड़ रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि जितने का वो जैसे वो पैसे लगा कर उस चीज़ को बना रहा है, उतना उसे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। सो इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा क्या होने लगा था, थोड़ा डिस्कॉर्ड हो गया था, ठीक है, सब कुछ ख़राब चलने लगा था उस टाइम पर। Equality was also sought to practice through forms of speech and address instead of the traditional mansover maiden. All French men and women henceforth citoyen and citoyen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks and offices. इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर दी गई थी गवर्नमेंट ने कि जो मैन एंड वुमेन हैं उन्हें इक्वल राइट्स रहेंगे बोलने के, स्पीच देने के, सामने आकर अपनी बात को कहने का राइट मिल गया था उन लोगों को, ठीक है। रॉबिस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज supporters began to demand a moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794 and arrested on the next day sent to the guillotine. अब रॉबिस्पायर जो अब पहले फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया था वो क्या चाहते थे कि हमारी सरकार कैसी हो कि सबको फ्रीडम हो, लिबर्टी हो जीने की, इक्वालिटी हो, सब समान तरीके से जिएं, ठीक है। लेकिन रॉबिस्पायर क्या करने लगे थे, एक डिक्टेटरशिप करने लगे थे, मतलब ऑर्डर करने लगे थे कि मैंने ऐसा बोल दिया तो सबको वही फॉलो करना होगा। सो जो उनके खुद के जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, वही उनके खिलाफ हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, और वो अब क्या चाहते थे कि अब मॉडरेशन हो। मॉडरेशन मतलब अब कुछ चेंज लाया जाए। कैसे आएगा चेंज? उन्होंने क्या करा कि उस जो उनके मेंबर्स जो थे उन्होंने उन्हीं के खिलाफ, जो रॉबिस्पायर जो थे वहाँ के लीडर बन गए थे, उन्हीं के खिलाफ उन्हें अरेस्ट करवा दिया, उन्हें कन्विक्टेड मतलब दोषी साबित करा, और आखिरी में उन्हें भी मरवा दिया गया था, गिलेटिन कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस में क्या आ गया? डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल मतलब कोई ऐसा पर्सन जो निर्देश देगा, ठीक है, ऑर्डर देगा कि ऐसे करना है। सो जैसे ही जैकोबिन क्लब के जो मेंबर रॉबिस्पायर थे, अब उन्होंने ऐसी सरकार चलाई जिसके कारण क्या हुआ, उनके खुद के मेंबर उनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है, जिसके कारण उन्हें गिलेटिन कर दिया गया था, मार दिया गया। उसके बाद अब क्या स्टैब्लिश हो गया? मिलिट्री पावर आ गई। मिलिट्री पावर मतलब वहाँ पर जो सैनिक हैं और सैनिक के जो लीडर हैं वो कहने लगे कि अब हम देश को चलाएंगे इसके, ठीक है। और जो न्यू पावर जो आई, उन्होंने क्या करा कि पहले जैकोबिन ने क्या करा था, जो 21 एज से मतलब 21 साल से जो ऊपर हैं उन सबको वोटिंग पावर दे दी गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार किसकी आई, दूसरी सरकार जो आई जैकोबिन क्लब के बाद, उन्होंने क्या कर दिया कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसे वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी वाले जो हैं, जिनके पास जायदाद है, ज़मीन है, बस उन्हीं के पास क्या होगा, राइट होगा वोट करने का, ओके। सो ऐसी ही क्या बोलेगा, हाउएवर द डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हेन सॉट टू डिसमिस देम। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ वो भी कुछ ज़्यादा नहीं चला, बहुत दिनों तक नहीं चला, उनमें भी क्लैश होने लगे। क्लैश मतलब क्या होता है, लड़ाइयाँ होने लगी उनके बीच में भी। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नेम आता है सामने, ये है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे, ये आपने शायद सुना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कोई
राजनीति ही नहीं चल पा रही थी कि कोई भी लीडर बन रहा था, ये प्रॉब्लम हो रही थी। उस टाइम पर आए नेपोलियन बोनापार्टे, इन्होंने फ्रांस को एनेक्स कर दिया था और फिर वो क्या बन गए थे, वहाँ के मेन लीडर बन गए थे, ठीक है, फ्रांस में। सो नेपोलियन बोनापार्टे बहुत फेमस हैं, आप इनका नाम ज़रूर याद रखना, ओके। तो ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी remain inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following years, ठीक है। अब आपको पता ही होगा फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था वो किस लिए वो लाना चाहते थे लोग कि हमें क्या मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, ओके। सो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे आए, ओके, सो ये जो राइट्स थे वो कम हो गए थे, लेकिन ये चीज़ के बारे में जो पुअर पॉपुलेशन भी हैं उन्हें भी अब इन राइट्स के बारे में पता चल गया था कि हमारे भी कुछ हक हैं, हमारा भी इस देश पर कुछ हक है और हमें कुछ हक मिलना चाहिए। सो ये आइडियल्स मतलब ये जो आदर्श स्थापित हो गए थे, ठीक है, ये जो आइडियाज़ इस्टेब्लिश हो गए थे कि लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, भले ही नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ के लीडर बन गए थे, लेकिन जो कॉमन पीपल जो हैं उनके अंदर ये चीज़ बैठ गई थी कि हमारे पास भी कुछ राइट्स होना चाहिए। उन्हें नॉलेज मिल गया था कि ह्यूमंस के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब ये टॉपिक पढ़ेंगे कि जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, सो उस टाइम पर वुमेन्स का कोई रोल था कि नहीं उस टाइम पर, ठीक है, कि वहाँ की जो वुमेन्स थी फ्रांस की, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इस रेवोल्यूशन में। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरू से ही वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे हमने बताया था कि जो बेस्टाइल फोर्ट जो था, जो शुरू में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसे जला दिया गया था, उसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेशन किया था, इसलिए रेवोल्यूशन के टाइम पर वुमेन का भी एक्टिव रोल था। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. Most of the women of the third estate had to work for a living. ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मेंस के साथ वो भी गवर्नमेंट को, जो फ्रांस की लुई 16 जब थे उस टाइम पर, प्रेशराइज करेंगे तो शायद और भी अच्छे से चेंजेस आए सोसाइटी में, ठीक है। वो जो थर्ड स्टेट की जो पीपल थी, थर्ड स्टेट की कौन थी, जो कॉमन पीपल आते थे, वो आम वर्ग काम करती थी, जैसे कि घर का काम भी करती थी, बाहर भी पैसे कमाने के लिए जाती थी, ठीक है, मार्केट जाया करती थी, अपना डोमेस्टिक सर्वेंट का काम किया करती थी, ठीक है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट को स्टडी ए कॉन्वेंट, बट जो पढ़ने वाली जो गर्ल्स थी या वुमेन्स थी उस टाइम पर, वो कुछ ही थी। जो हाई क्लासेस के जो नोबल पीपल थे उनकी लड़कियां, और थर्ड स्टेट में कौन थी, जैसे जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा आता था, भले ही वो थर्ड स्टेट में थे, वो उनके जो घर की फैमिली की जो गर्ल्स होती थी या फीमेल होती थी, बस उन्हें ही एजुकेशन लेने का राइट था कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट मतलब जो चर्च जो क्रिश्चियन होते हैं, जो क्रिश्चियन अपनी रिलीजियस व्यूज़ या आइडियाज़ बताते हैं, वो कॉन्वेंट होता है। तो वहाँ पर पढ़ने के लिए बस कुछ ही लोगों को हक था फीमेल्स में। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, fetch water, queue for bread, look after the children. Their wages were lower than those of men. जो वुमेन थी उन्हें सारा काम करना पड़ता था, डोमेस्टिक मतलब घर के काम सारे करने पड़ते थे उन्हें, खाना बनाना हो, अब खुद अपने घर पे भी देख सकते हो, आपकी मम्मी कितना काम करती होंगी, ठीक है। सो वो लोग भी सब काम करती थी घर का, और जो ऐसी भी लेडीज़ होती थी जो घर के बाहर भी काम किया करती थी, लेकिन तब भी वुमेन्स को मैन के बराबर सैलरी नहीं दी जाती थी। सैलरी मतलब उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती थी, ठीक है, मैन के बराबर नहीं दी जाती थी, ठीक है। सो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का एक परसेप्शन आता है। In order to discuss and voice their interests, women started their own political groups and newspaper. जैसे कि हमने जैकोबिन क्लब सुना था, जैकोबिन क्लब में मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स और बढ़ाए और क्या करा, फ्रांस में वो लीडर बन गए। उसी टाइप से
वो वुमेंस ने क्या करा, अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया, क्लब बना लिया, जहाँ पर वो इकट्ठी होती थी और कुछ आइडियाज़ के बारे में जो वुमेंस के लिए इक्वालिटी के बारे में, जैसे इक्वालिटी होना चाहिए वेजेस में, वेजेस मतलब जो भी मजदूरी या सैलरी मिलती है वुमेंस को उन्हें इक्वल मिलना चाहिए, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है। एक और सेकंड बात, जो वोटिंग का राइट था, वोटिंग का राइट्स गर्ल्स को नहीं मिला था, तो वो इसके लिए भी वो मूवमेंट्स कर रही थी। मूवमेंट्स मतलब बहुत सारे आंदोलन उन्होंने छेड़े थे कि हमें भी राइट मिलना चाहिए वोट का, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनइक्वल थी, खास करके वुमेन के लिए। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया था लेकिन वुमेन्स को राइट्स नहीं मिले गए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण भी उन्होंने क्या करा, मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया था। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into contract, entered into freely and registered groups under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artist or run small business, ठीक है। सो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, मतलब लुईस 16 के बाद जो गवर्नमेंट आई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हाँ उन्होंने कुछ ज़्यादा राइट्स नहीं दिए थे, लेकिन जैसे जैसे जो वुमेंस रिवॉल्ट कर रही थी, मतलब अपने मूवमेंट्स कर रही थी, आंदोलन कर रही थी अपने राइट्स के लिए, तो उन्हें बहुत सारे लॉज बना दिए थे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, लाइक स्कूलिंग का कि वो स्कूल जाया करें, ठीक है। उसके अलावा क्या किया था, उन्हें डाइवोर्स मतलब जो लेडीज़ हैं उन्हें राइट दे दिया गया था कि वो जल्दी शादी करने से मना कर सकती हैं, या उन्हें वो डाइवोर्स भी कर सकती हैं, फिर से रीमैरिज भी कर सकती हैं, उसे ये राइट मिल गया था, ठीक है। उनके पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकते उन्हें को शादी करने के लिए, और अगर वो किसी भी जॉब में जाना चाहें, चाहे आर्टिस्ट की हो, कोई सी भी जॉब हो, अगर उन्हें पसंद है वो जॉब करना गर्ल्स को या वहाँ के लेडीज़ को, सो उन्हें राइट था वो जॉब करने का। Women's struggle for equal political rights have continued during the reign of terror. The new government issued law ordering closure of women's club, banning their political activity. Many prominent women were arrested, number of them executed. सो जो रेन ऑफ टेरर था, हमने पढ़ा था 1793 और 94, जो एक साल का टाइम था बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा आतंक हुआ, लड़ाइयाँ हुई, तो उसमें वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए थे, सो उनके मूवमेंट्स को दबा दिया गया, उनके जो क्लब था उस पर बैन लगा दिया, मतलब उस पर पाबंदी लगा दी कि ये ग्रुप ना चला जाए अब आगे, ठीक है। और बहुत सारी जो काफ़ी अच्छी जो लेडीज़ थी, जो बोल्ड थी, जो आकर अपने राइट्स के बारे में बोला करती थी, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था, उन्हें जेल दे दी गई थी, एक्सिक्यूट, उन्हें कुछ को मार भी दिया गया था। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट, इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज। सो जो बेसिक राइट जो थे, सबसे पहला तो वोटिंग करने का अधिकार, ठीक है। सेकंड राइट कौन सा है कि उन्हें मैन के ही मुताबिक इक्वल उन्हें क्या मिले, सैलरी मिले। ये दो जो चीज़ें थी, फ्रांस में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिली, और ये राइट्स की बहुत बात हुई जो, और बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये राइट्स सबको दे भी दिए गए थे, ठीक है। सो वुमेन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स क्या थे कि उन्हें इक्वल राइट टू वोट दिया जाए, इक्वल सैलरी दी जाए, ठीक है। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 19th century. जो अभी का टाइम था, मीन्स 20th सेंचुरी, जब हमारे यहाँ भी लड़ाई लड़ रहे थे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसी टाइम पर फ्रांस भी क्या कर रहा था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट लड़े, खास करके जो वुमेंस ने, कि उन्हें सफरेज दिया जाए, सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार दिया जाए। सो फाइनली उन्हें 1946 में फ्रांस की जो वुमेन है उन्हें राइट दे दिया गया था वोट करने का, ठीक है। और आप खुद जानते हो 1947 में हमारे यहाँ आज़ादी मिली थी, ठीक है, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया था और हमारे यहाँ सबको इक्वल पावर दे दी गई थी।
सो इम्पॉर्टेंट नेम क्या है फ्रांस में, एक ओलंपी डी गॉज थी, ओलंपी डी गॉज थी जिन्होंने वुमेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बोला फ्रांस में। उन्होंने अपने राइट्स काफ़ी ज़्यादा लिखे कि गर्ल्स को, लेडीज़ को ये राइट ज़रूर होना चाहिए। सो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सो डू रिमेंबर दिस नेम। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे। स्लेवरी क्या होता है, गुलामी की, उस फ्रांस में जो गुलामी चल रही थी वो कैसे ख़त्म हुई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा कि वुमेन्स का क्या रोल रहा इस रेवोल्यूशन में, फ्रांस रेवोल्यूशन में, और फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद भी बहुत टाइम तक, सोचो 18th सेंचुरी में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, तब भी कम से कम 20th सेंचुरी आ गया था, मतलब 200 साल बाद गर्ल्स को, जो लेडीज़ हैं, उन्हें वोटिंग राइट मिले गए, इक्वालिटी मिली वेजेस में। ओके, सो आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ना थोड़ा बहुत, और गर्ल्स भी पढ़ना कि कैसे उन्हें राइट्स मिले, कैसे लेडीज़ ने अपने राइट्स के लिए लड़ा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना आप, और अगर आपको कोई डाउट हो सो यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।